नमस्कार मित्रों। जो राजस्थान विश्वविद्यालय का बीए द्वितीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। राजनीति विज्ञान विषय के बीए पार्ट द्वितीय राजनीति विज्ञान का जो प्रथम पेपर है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश संसद, इसमें अपन ने मोटी मोटी चीज़ें पढ़ी कि ब्रिटिश संविधान के बारे में क्या उसकी विशेषताएं हैं। राजा राजमुकुट के बारे में पढ़ा अपन ने, वहाँ के मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ते हैं ब्रिटिश संसद, ये जो दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो आज अपन यहाँ कॉमन सभा के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद के बारे में एक राजनीति विचारक रहे हैं डी लॉलमे। वो क्या कहते हैं कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश संसद के पास इतने अधिकार हैं कि उसने अगर एक कानून का निर्माण कर दिया तो वो कानून निरस्त नहीं माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, उसका प्रावधान वहाँ के संविधान में नहीं है। जैसे ब्रिटिश संसद ने किसी चीज़ को पास कर दिया या किसी चीज़ के बारे में प्रस्ताव रखा कि ये चीज़ सही है, तो उसको वो सही माना जाएगा। तो डी लॉलमे जो राजनीति विचारक है वो कहते हैं कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो ब्रिटिश संसद है वो अपने आप में एक सर्वेसर्वा संस्था है। इसका एक मैं मानचित्र बना के आपको नोट कर बताता हूँ। ये है राजमुकुट, राजमुकुट के नीचे है राजाएं, इधर है लोकसभा, इधर है कॉमन सभा। यहाँ ऊपर मैंने लिखा है राजमुकुट, उसके नीचे राजा, एक तरफ मैंने लिखा कॉमन सभा, एक तरफ मैंने लिखा है यहाँ लॉर्ड सभा। कॉमन सभा का जो है यहाँ स्पीकर अध्यक्ष है, इधर है लॉर्ड चांसलर। कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है यहाँ स्पीकर है, और जो लॉर्ड सभा का है वो लॉर्ड चांसलर, और नीचे है संसद, और यहाँ नीचे है प्रधानमंत्री। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सारी संस्थाएं हैं, सम्राट, राजमुकुट, लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, ये इनका आपस में इनका जो संबंध है वो उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया, उसमें मैंने समझाने की कोशिश की कि जो सारी संस्थाएं हैं वो अपने आप में एक तरह से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए अपन कॉमन सभा के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं कि कॉमन सभा वहाँ का ब्रिटिश संसद है, उसका एक निचला सदन है। उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 650 है। 18 वर्ष से जो ऊपर का उम्र का व्यक्ति है उसको वोट देने का अधिकार वहाँ रखा गया है, और लगभग एक सदस्य जो है वहाँ का जो कॉमन सभा का वो लगभग 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ कॉमन सभा, कॉमन सभा की रचना व संगठन। पर यहाँ मित्रों जो कॉमन सभा की जो है उसकी चर्चा करते हैं कॉमन सभा के बारे में कि कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या कितनी
ऊपर वोट देने का अधिकार। कार्यकाल जो है वो है 5 वर्ष। सदस्यों की संख्या इसकी 650, यानी कि कॉमन सभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या यहाँ कितनी है 650। 18 वर्ष के जो सदस्य हैं वो सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, वोट देने का अधिकार उनको है। और लगभग कॉमन सभा का एक सदस्य जो है लगभग 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व यहाँ करता है। 75,000 जनसंख्या पर यानी कि एक सदस्य जो है वहाँ लगभग 75,000 जनसंख्या वो प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए ये तो इसकी मोटी मोटी बातें हो गई कि कॉमन सभा की जो रचना है उसमें सदस्यों की संख्या 650 है। 18 वर्ष से जो उम्र का जो अधिक है वो वोट देने का अधिकार रखता है। अब सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं होना जरूरी है वो अपन देखते हैं कि वह एक तो इंग्लैंड का नागरिक होना चाहिए, यानी कि इंग्लैंड का जन्मजात नागरिक होना जरूरी है। जो है उम्र है जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। उसका नाम जो है मतदाता सूची में आवश्यक रूप से होना चाहिए। देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाला होना चाहिए, यानी कि वो दिवालिया पागल ऐसा कुछ उसके ऊपर आरोप नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर उसमें ऐसे अवगुण होंगे तो कॉमन सभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता नहीं रखता। यानी कि कौन कौन सदस्य कॉमन सभा के लिए निर्वाचित हो सकता है, यानी कि एक तो इंग्लैंड का जो है जन्मजात नागरिक होना चाहिए, उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, उनका नाम जो है मतदाता सूची में आवश्यक रूप से होना चाहिए और देश के प्रति जो है निष्ठा की शपथ लेने के लिए वो हमेशा तैयार रहे। कॉमन सभा का जो है वो कार्यकाल 5 वर्ष है, यानी कि संकट के समय या आवश्यक परिस्थितियों में इसका कार्यकाल जो है वो कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब देखिए इसके अलावा जो कॉमन सभा है उसके सदस्यों को भी कई प्रकार के विशेषाधिकार मिले हुए हैं, यानी उनके जो वेतन भत्ते हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं, सदन की भी कुछ ऐसी गरिमा है, उनको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। कार्यकाल के दौरान उनको जो विशेषाधिकार है उनका हनन नहीं किया जा सकता। अब दूसरी बात अपन करते हैं कि जो सदस्यों का वेतन है वो लगभग 65,738 पाउंड होता है, यानी कि जो कॉमन सभा के सदस्य हैं उनका वेतन 65,738 पाउंड के लगभग है। संसद का जो अधिवेशन है वो वर्ष में लगभग वर्ष में एक बार होना जरूरी है, लगभग एक बार तो होना जरूरी ही है। इसके अलावा भी वर्ष में इससे ज़्यादा भी एक से अधिक अधिवेशन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अधिवेशन का होना जरूरी है। दूसरी बात करते हैं कि जो कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है उसको स्पीकर कहा गया है, और स्पीकर का जैसे एक बार चुनाव हो गया तो वो हमेशा स्पीकर के पद पर रहता है, यानी उसको दोबारा से नहीं हटाया जा सकता। अब जो है स्पीकर का चुनाव किस प्रकार से होता है? स्पीकर का चुनाव होता है सर्वसम्मति से चुना जाता है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर सहमत हों। इस प्रकार जो है स्पीकर का चुनाव होता है। आपको जैसे मान लीजिए परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कॉमन सभा का अध्यक्ष किस नाम से पुकारा जाता, तो जो है स्पीकर के नाम से। लोकसभा के उसके कॉमन सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे थॉमस हंगरफोर्ड, या आप नाम याद रखें, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। थॉमस हंगरफोर्ड कॉमन सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और पहले वाली क्लास में मैंने बताया कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री जो अभी क्या नाम है उनका, सर रॉबर्ट वालपोल के नाम से मैंने बताया था, तो वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर्वप्रथम थे। अब देखिए कि स्पीकर की जो शक्तियां हैं वो कौन सी है, यानी कि स्पीकर कौन कौन से कार्य करता है वो अपन एक बार देखेंगे। स्पीकर की शक्तियां,
स्पीकर की शक्ति यहाँ पे आई। यानी कि कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है वो कौन कौन से कार्य करता है, उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं, किन किन क्षेत्रों में वो सर्वे सर्वा है, वो अपन एक बार देख लेते हैं। पहला है सदन की अध्यक्षता। सदन की अध्यक्षता सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कि वो सदन की अध्यक्षता करता है, सदन का सर्वे सर्वा है। नंबर 2 है बोलने की अनुमति। सदन में बोलने की अनुमति। तीसरा है नियम व अनुशासन बनाए रखना। नियम व अनुशासन बनाए रखना। नंबर 4 है निर्णायक मत का अधिकार। मित्रों यहाँ मैंने लिखा है कि निर्णायक मत का अधिकार। अगला बिंदु है वित्त विधेयक को प्रमाणित करना। वित्त विधेयक को प्रमाणित करना। नंबर 6 समितियों की समन्वय शक्ति। समितियों के संबंध में शक्ति और सदस्यों के विशेषाधिकार। देखिए यहाँ मैंने जो स्पीकर है कॉमन सभा का अध्यक्ष है उसके जो कार्य और शक्ति हैं वो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी हैं। एक बार मैं बोल के बताता हूँ आपको स्पीकर की शक्तियाँ कार्य कौन कौन सी है। कि सबसे पहली जो शक्ति है उसकी है सदन की अध्यक्षता करना, सदन में बोलने की अनुमति, नियम व अनुशासन बनाए रखना, निर्णायक मत का अधिकार, वित्त विधेयक को प्रमाणित करना, समितियों के संबंध में शक्ति और सदस्यों के विशेषाधिकार। यानी कि जो कॉमन सभा का अध्यक्ष है वो सबसे पहले उसका जो अधिकार में आता है कि उसकी अध्यक्षता करना। यानी कि कॉमन सभा की अगर बैठक होती है, किसी भी प्रकार का कार्य होता है तो सर्वसम्मति से वो उसकी अध्यक्षता करेगा। नंबर 2 मैंने लिखा है कि बोलने की अनुमति। अगर कोई सदस्य खड़ा होकर कॉमन सभा में बोल रहा है, किसी बिल पर बोल रहा है, वाद विवाद की स्थिति में बोल रहा है, तो जो कॉमन सभा का अध्यक्ष है उसकी पूर्व अनुमति से ही वो सदन में बोलेगा और जो अध्यक्ष है उसकी स्पीकर है उसकी अनुमति के बिना वो नहीं बोलेगा। या किसी प्रश्न के ऊपर उसको चर्चा करनी है तो वो जो अध्यक्ष है उसकी पूर्व अनुमति से ही वो बोलेगा। तीसरा बिंदु मैंने लिखा है कि सदन में व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखना, नियम व अनुशासन बनाए रखना। यानी कि जो कॉमन सभा का अध्यक्ष है वो सदस्यों को जो सदन के नियम है, सदन की गरिमा है, उसको भली भांति उसका जो नियम है उसका कार्य करने का तो उसका पालन करवाएगा। सदन में जो है अनुशासन की स्थिति वो बनाए रखेगा। अनावश्यक सदन में अनावश्यक गतिरोध ना हो इसके लिए वो जो है अनुशासन का पालन करवाएगा। नंबर 4 मैंने लिखा है कि निर्णायक मत का अधिकार। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी विधेयक पर वोटिंग होती है, किसी प्रस्ताव पर वोटिंग होती है तो बराबर अगर मत आता है तो उस पर वो निर्णायक मत देगा, अध्यक्ष देगा निर्णायक मत का। यानी कि अध्यक्ष को जो है वो निर्णायक मत मिला हुआ है, अध्यक्ष उसको उसके ऊपर मत
देगा। तो ये उसका एक अधिकार है। तो जो कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है उसके पास ये महत्वपूर्ण अधिकार होता है कि निर्णायक मत वो देगा। अगला शक्ति और कार्य रहेगा कि वित्त विधेयक को प्रमाणित करना। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो वित्त विधेयक सबसे पहले जो संसद का निचला सदन है लोकसभा, उसी में पेश किया जाता है। उसी प्रकार की व्यवस्था ब्रिटेन में भी है कि वित्त विधेयक जो है सबसे पहले जो कॉमन सभा में जो पेश किया जाएगा उसको जो प्रमाणित है, यानी कि वित्त विधेयक या अन्य विधेयक उसको प्रमाणित करने का कार्य कौन करेगा? कॉमन सभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। एक बिंदु मैंने लिखा है कि समितियों की समन्वय शक्ति, यानी कि संसद के द्वारा जो महत्वपूर्ण समितियां बनाई जाएंगी कि उन समितियों में एक तो कार्य का बंटवारा, यानी कि कौन सी समिति कौन से कार्य करेगी और इन समितियों का अध्यक्ष कौन होगा और वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो ये महत्वपूर्ण जो है वो जो उसका कॉमन सभा का अध्यक्ष है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी समिति को कौन सा कार्य दिया जाना और किसको अध्यक्ष बनाया जाना है। सातवां बिंदु मैंने सदस्यों के विशेषाधिकार, यानी कि जो कॉमन सभा के जो सदस्य हैं उनको कौन कौन से अधिकार हैं, उनके जो विशेषाधिकार है उनका हनन ना हो तो उनकी निगरानी का कार्य भी जो है कॉमन सभा का अध्यक्ष करेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाए तो लगभग ये आपको जो है शक्तियाँ व कार्य इसमें लिखने हैं कि जो स्पीकर की शक्तियाँ और कार्य कौन कौन से हैं। तो मैं एक बार बोल के बताता हूँ कि सबसे पहला तो है सदन की अध्यक्षता करना, दूसरा है सदन में बोलने की अनुमति, तीसरी है नियम व अनुशासन बनाए रखना, नंबर 4 है निर्णायक मत का अधिकार, वित्त विधेयक को प्रमाणित करना, समितियों की समन्वय शक्ति और सदस्यों के विशेषाधिकार। ठीक है मित्रों, जो कार्यकाल है वो मैंने बताया, इसका वेतन कितना है, जो स्पीकर का निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है, ये आपको छोटी छोटी बातें 2-2 नंबर में पूछी जा सकती हैं। पहले परीक्षा में पूछा भी गया कि स्पीकर से क्या मतलब है। तो ये छोटी बात जो है आपको नोटैप की दृष्टि से या छोटे 2 नंबर का सवाल है उसमें पूछी जा सकती है। जैसे मान लीजिए वित्त विधेयक क्या है या वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का कार्य कौन करेगा, तो ये आपको छोटी बात परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो सीधा इसमें आपको लिखना है कि वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का कार्य कॉमन सभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, जैसे स्पीकर के बारे में पूछेगी स्पीकर कौन है, तो जैसे ब्रिटेन के संविधान के बारे में आपको लिखना है कि जो कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है उसको स्पीकर कहा गया है। तीसरी बात की निर्णायक मत का पूछा जा सकता है कि किसी भी मान लीजिए विधेयक है या कोई भी प्रस्ताव हो उसके ऊपर वोटिंग होती है और बराबर जब मत आते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार स्पीकर को होता है और अपने निर्णायक मत का वो प्रयोग करता है। निर्वाचन से संबंधित जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि स्पीकर का निर्वाचन, तो दोनों सदनों की सर्वसम्मति से स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है, यानी कि उस पर सत्ता पक्ष भी सहमत हो और विपक्ष की पार्टी भी जो सत्ता में नहीं है। तो ये आपसे छोटी छोटी बातें परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो एक बार इसका अपन दोबारा से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश संसद के बारे में पूछा, जैसे आपको मैंने अभी बोर्ड पे चार्ट बना के बताया, तो उसी प्रकार से आपको चार्ट यहाँ बनाना है। जिस प्रकार से जैसे मान लीजिए आपको 20 नंबर का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, तो 20 नंबर के सवाल जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर वहाँ देना है कि जैसे ऊपर राजा लिख दिया, राजमुकुट, एक तरफ लोकसभा, कॉमन सभा, संसद और नीचे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। फिर जो है कि कॉमन सभा की सदस्य संख्या जो मैंने बताई 650, वोट देने का अधिकार, कार्यकाल कितना है, उसको वेतन कितना मिलता है, ये सब सारी सिस्टमेटिक तरीके से एक चार्ट के रूप में या लाइन टू लाइन अकॉर्डिंग आपको उसमें लिखनी है। सदस्यों की योग्यताएं कौन कौन सी हैं, इंग्लैंड का नागरिक को 18 वर्ष से ऊपर उसका जो है वहाँ की मतदाता सूची में नाम होना, ये सब जरूरी है। कार्यकाल आपको लिखना है 5 साल। जैसे मान लीजिए विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल बढ़ाया या कम किया जा सकता है। सदन का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार और आवश्यकता पड़ने तो एक से अधिक बार भी अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जो सदन का जो पदाधिकारी है वो स्पीकर होता है, यानी कि कॉमन सभा का अध्यक्ष। निर्वाचन है वो सर्वसम्मति से होता है। स्पीकर की शक्तियाँ मैंने आपको यहाँ बताई कि जो मोटी मोटी हैं
कि सदन की अध्यक्षता करना, सदन में बोलने की अनुमति देना, नियम और अनुशासन बनाए रखना, निर्णायक मत का अधिकार, वित्त विधेयक को प्रमाणित करना, समितियों के संबंध में शक्ति और सदस्यों के विशेषाधिकार। जैसे मान लीजिए आपको 20 नंबर के सवाल में पूछा जाता है, तो ये जो मैंने यहाँ बताया उसी प्रकार से आपको यहाँ आंसर लिखना है। एक बात मैं मित्रों यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे पहले मैंने आपको सिलेबस के बारे में चर्चा करी, उस समय भी आपको बताया था कि आपकी जो परीक्षा के तहत आप सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है आपकी राइटिंग स्किल, यानी कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग से प्रभावित होना चाहिए, तभी आपको परीक्षा में या आपकी कॉपी में अधिक मार्क मिल सकते हैं, नंबर मिल सकते हैं। यानी कि आपने सिस्टमेटिक तरीके से अगर प्रश्नों के आंसर नहीं दिए, राइटिंग आपकी गलत है, अगर आपने आंसर सही दिए तो भी आप अच्छे नंबर लाने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आंसर देने की जो है आपकी शैली वो सिस्टमेटिक रूप से होनी चाहिए। एग्जामिनर को हमेशा समझ में आना चाहिए कि स्टूडेंट ने कौन से जो प्रश्न का उत्तर वो दिया है। राइटिंग है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जहाँ आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं वो चार्ट वहाँ होना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को भी लगे कि वास्तव में स्टूडेंट ने कुछ किया है। आगे जो कॉमन सभा के कार्य हैं जो भी हैं वो अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, थैंक यू।